इसका विरोध क्या करूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सितंबर के महीने से पहले भी बिहार हुआ करता था और बिहार रहेगा। ये अच्छा, आप तो प्रधानमंत्री हैं देश के, आप चुनाव हार जाएगी आपकी पार्टी बिहार में, फिर भी आप प्रधानमंत्री होंगे। कोई राज्य आपकी प्राथमिकताओं में चुनाव के वक्त ही क्यों आ जाता है और फिर चुनाव के बाद वो प्राथमिकताएं गुम हो जाती है। हमने बीते 15 के चुनाव में आपकी वो घोषणाएं सुनी थी, इत्ते दूं कि उत्ते दूं, बोले कित्ते दूं। मैं समझता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका कद, आपका पद, वो इससे कहीं प्रभावित नहीं होगा कि आप पार्टी चुनाव आपकी हारती है जीतती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, बहुत विपदा आई बीते 5 वर्षों में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बिहार से आए, हमने आपको नहीं सुना। ये इन योजनाओं को जमीन पे उतारिएगा, खुशी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपके लिए कोई भी राज्य हो, बिहार ही नहीं, वो सिर्फ चुनाव के वक्त आपकी स्मृति में अगर आता है ना, तो लगता है कि पूरी की पूरी राजनीति, सार्वजनिक जीवन चुनाव के इर्द गिर्द है, जो उचित नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि ये भी ढाक का तीन पात साबित हो, पिछले चुनाव में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की? देखिए, ढाक के 3 पात के लिए तो मूल्यांकन लोग कर लें, मैंने तो सिर्फ कह दिया, अब उसका मूल्यांकन हो जाए। मैं सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता था कि क्या ये लोग नहीं समझ रहे हैं, आप ये अप्रैल के महीने में क्यों नहीं कर रहे हैं, मार्च में क्यों नहीं कर रहे हैं, बीते मार्च में, बीते दिसंबर में क्यों नहीं। कोई राज्य आपके लिए, राज्य सिर्फ चुनावी एंटिटी नहीं होना चाहिए, राज्य राज्य है, वहां लोग रहते हैं, वहां नागरिक हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को, चूंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको भी शिकायत होगी तो किससे कहेंगे साहब, आप हैं, आपसे शिकायत करेंगे, आपकी भी शिकायत आप ही से करेंगे। तो ये इसलिए आपके समक्ष रख रहे हैं। दूसरा सर, जो एनआईए की रिपोर्ट आई है उसको लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने कहर बन गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब को पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनके लिए बहुत माकूल जगह होगी भाजपा में, कहीं से चुनाव लड़ें, कहीं से राज्यसभा में आए और अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करें। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि गवर्नर का पद कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और आपको ये एहसास हमेशा होना चाहिए। अगर ये एहसास नहीं है तो इसका मतलब उस पद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। ठीक है, अब जो कोविड के ज्यादा केसेज आने के बाद जो सत्र समाप्त किया जा सकता है? देखिए, मेरे कई साथी संक्रमित हो गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोग संक्रमित हो गए हैं, सबके अंदर चिंता है। लेकिन देश में संदेश अच्छा नहीं जाएगा कि एक तरफ आप फलाना चीज़ खोल रहे हैं, स्कूल खोलने को आमादा है, लेकिन संसद बंद कर रहे हैं। अरे, संसद की तरफ लोग देख रहे हैं, आप दूसरी तरफ बिहार में चुनाव के लिए एकदम आमादा हैं, कभी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, अक्टूबर नवंबर में हो जाए। ये संदेश अच्छा नहीं जाएगा। लोगों को लगेगा कि सांसद अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ज्यादा चिंतित है, उनको आम आवाम की स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा और संरक्षा से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा कि कोई भी निर्णय लीजिए, उसको व्यापक पटल पे, लार्जर कैनवास पे देखिए। दूसरा सर, जो आज फारूक साहब ने हाउस में दोषी के साथ क्यों नहीं, मतलब सीधा पाकिस्तान से, उन्होंने एक बात कही जो उनका वर्बेटिम जो मैंने सुना कि आप एक तरफ चीन से लगातार बातचीत में पीछे जाएं और पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें होती हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पाकिस्तान के बरक्स हमने, चाहे किसी की भी सरकार हो, एक ठोस, रॉबस्ट, नो नॉनसेंस पॉलिसी विकसित की। चाइना को लेकर के अभी तक हमारे में कमी रही है और ये दुख का विषय है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान या चाइना, हम अपने सरहद को महफूज रखें, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस पर किसी की आंख ना उठे, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जहां हम पाकिस्तान को ठोस जवाब मिलिट्रली और डिप्लोमेटिकली देते हैं, चाइना के केस में मिलिट्रली तो मैं हमेशा कहा कि हमारे जवानों के हौसले और प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है। कमी है उन आलीशान कमरों में जहां से डिप्लोमेसी तय होती है, या यूं कहूं कि डिप्लोमेसी कुछ कर ही नहीं पाती है। ठीक है, बातचीत तो सर होनी चाहिए, बातचीत ही जरिया होता है, लेकिन की तरफ से जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते हैं। ये डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान है, पीस को भंग करने के लिए, खत्म करने के लिए। देखिए, एक बात तो साफ तौर पर मानिए, पाकिस्तान की हर जो गैर माकूल हरकतें हैं उसका जवाब देने के लिए हम सक्षम, और जवाब देते भी रहे हैं। लेकिन एक हाइफन लगाना होगा कि हम
पाकिस्तान से लड़ा है। लेकिन हमारे जो फारूक साहब का एक जो बहुत महत्वपूर्ण बयान था, जिसको मैं समझता हूं कि इस अफसाने में लाना चाहिए, कि वहाँ के छात्र, वहाँ के लोग नॉर्मल, आप कहते हैं, क्या उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं? वो इंटरनेट अवेल नहीं कर सकते। डिजिटल एजुकेशन का जो पूरा है उनके लिए वो क्रम्बल्ड है। तो मेरा, और अभी भी 250 से ज़्यादा लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। तो एक संदेश तो हमें भी देना होगा ना, और वो संदेश बेहद आवश्यक है। एक सर आखिरी सवाल ये है कि जो कृषि बिल है अब कांग्रेस उस पर अपनी अंतिम राय बनाने के लिए एआईसीसी के महासचिव और राज्य के प्रभारियों की एक बैठक बुलाई है। क्या कांग्रेस के हिस्से में अभी भी कोई रणनीति बची है? देखिए, मैं इसमें, आप कांग्रेस की रणनीति और इसको छोटा ना किया जाए। अगर बीजेपी के लोगों से ऑफ कैमरा आप बात कर लें, ऑफ कैमरा मैं कह रहा हूं, उनके दिल में भी वही बात कि ये बाजार के समक्ष भारतीय कृषि का मृत्यु आलेख लिखा जा रहा। ये कौन सी आत्मनिर्भरता का मॉडल है साहब? प्रेमचंद के गोबर और धनिया आप सब समझते हैं। हरसिमरत कौर बादल जी ने ऐसे ही इस्तीफा नहीं दिया, मंत्रिमंडल से नहीं निकली। और जिस भी दल के अंदर अगर 10% भी खेतीहर समाज के लिए संवेदना है, अगर वो इस बिल के फेवर में वोट करते हैं, तो आज तालियां बज जाएंगी। ब्रूट मेजॉरिटी है आपकी, लेकिन इतिहास ताली नहीं बजाएगा। इतिहास आपको कहां खड़ा करेगा, वो इंतजार कर। तो अपोजिशन के विरोध के साउंड को आप मजबूत मानते हुआ? देखिए, एक बात मैं साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। नंबर जो है ना, लोगों को मुगालते का जन्म दे देता है। इस नंबर ने यूरोप के एक देश में एक प्रीमियर को ये मुगालता दे दिया कि वो जो करें वो सही है। लेकिन वो नंबर की कहानी खत्म हो जाती है 10 साल 12 साल में। जब वो कहानी खत्म होती है ना, तो 10-12 साल में जो फैसले लिए आते हैं, सब पलट दिए जाते हैं।